नमस्कार दोस्तों, A1 स्टडी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025-26 का 16/3/2026 का सेकेंड शिफ्ट का GK GS का क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख अभिलक्षण डिजिलेंस है। कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख अभिलक्षण डिजिलेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है जिसे उसके डिजिलेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होने वाला है, कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि उसे दर्ज किया गया प्राथमिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। कहने का मतलब कंप्यूटर में जिस तरह का डाटा हम देंगे उसी तरह के वो प्रोसेस करके देगा। अगर हम उसको गलत डाटा देंगे तो वो गलत उत्तर प्रोसेस करके देगा। इसका डिटेल में एनालिसिस दे दिया गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो रोक के आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विंडो 11 में फाइल प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? इसका सही ऑप्शन होने वाला है, जब किसी फाइल को डिलीट किया जाता है और उसे रिसाइकिल बिन में मूव किया जाता है तो उसका कंटेंट स्टोरेज डिस्क से तुरंत और अस्थायी रूप से इरेज हो जाता है। ये क्वेश्चन गलत है। जब भी कभी हम कोई चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर रहता है, ठीक है, डिलीट नहीं होता जब तक वहाँ से खाली नहीं किया जाए। उसको मैनुअली खाली करना पड़ता है या फिर 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, फाइल पथ एक सख्त पदानुक्रमित संरचना है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फाइल एक अद्वितीय पाथ होता है। ये भी गलत है क्योंकि एक फाइल पे जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसमें शॉर्टकट का यूज करके भी हम फाइल के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ये भी कथन गलत है। ऑप्शन सी जो है दोनों असत्य, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है, 2026 में प्रमुख भारतीय शहरों के लिए जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा था? ये शिलोंग था, ठीक है। सबसे अच्छा जो शीर्ष पर रहा था वो शिलोंग शहर था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के किस प्रावधान की सबसे अधिक आलोचना की गई क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता को कमजोर किया गया था? तो ये जो था, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का अलग अलग निर्माण, ठीक है। इसमें मार्लो मिंटो 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार जो था एक्ट था, मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, इसमें मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन बना दिया गया था, तो हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट द्वारा डॉक्यूमेंट में संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है Ctrl+A। Ctrl+A प्रेस करने पे जितना भी डॉक्यूमेंट आपके फाइल पे खुला हुआ है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितनी बार UNFCCC को अपनी बाइनियल अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो भारत 2 साल में पर हमेशा अपडेट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ये जो महादेव गोविंद रानडे थे ये भी संबंधित है। उसके बाद आत्माराम पांडुरंग ये भी संबंधित है, और RG भंडारकर ये भी संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा जो 11 से 12 नवंबर 2025 के दौरान हुई थी, किस जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया था? ये जो भूटान का जो था पुनात सुंगचू टू जो 1020 मेगावाट का था, वो हाइड्रोजन HEP का फुल फॉर्म हुआ
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था इसका अनावरण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत नाइजीरिया समझौता ज्ञापन की प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये जो था ये औषधि गुणवत्ता मानकों पर सहयोग को बढ़ावा देना था। औषधि को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया था। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है? तो इसमें सिकंदर किला नहीं है। सिकंदर किला जो है वो नहीं है, क्योंकि सिकंदर किला जो है ये आगरा में स्थित है और जमा मस्जिद ये उसमें दौलताबाद किला में स्थित है। जमा मस्जिद, चांद मीनार और भारत माता मंदिर। सिकंदर किला जो है वो सिकंदर का ये अकबर का वहाँ पे स्मारक है शायद वहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यही बन गई थी। जो मनरेगा का जो एक्ट है वो 2005 का एक्ट है और इसको 2006 में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन जिसका डिटेल एनालिसिस लिख दिया गया है, आप लोग पढ़ना चाहे तो रोक को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाहित गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, एक होता है प्रतिबंधित करता है और प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित करता है मतलब उन गांधी जी के आदर्शों को मानता है, ठीक है, मतलब सही रहता है। तो इसमें गांधी जी का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की 1991 के पूर्व की आर्थिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय जीडीपी योगदान और रोजगार समावेश के बीच विरोधाभास का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन है, जीडीपी में गिरावट के बावजूद कृषि का योगदान रहा, लेकिन इसने अधिकांश रोजगार को समावेश किया था। जीडीपी में गिरावट के बावजूद कृषि का योगदान रहा, लेकिन इसमें अधिकांश रोजगार का समावेश रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। उसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सुरक्षा नीति 2025 के तहत यदि महिला कर्मचारी देर रात तक काम करने की आवश्यकता होती है तो उनके लिए क्या अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए? तो उनके लिए जो अनिवार्य व्यवस्था थी वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, परिवहन की, जो की गई थी। उसका अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण डैश के कारण होता है? तो ये वन विक्षेपण के द्वारा होता है, ठीक है, वन विक्षेपण के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि जहाँ वो बस गए थे डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये अग्रहारम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि है उसको अग्रहारम कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 नेशनल वाटर वे 57 विकसित किया गया है? तो ये असम की जो कोपिली नदी है उस पर विकसित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता है? इसका सही ऑप्शन है, रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कमी के साथ बाजार के द्वारा
निर्धारित ब्याज दर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सामंत कौन थे? सामंत जो थे वहाँ पे उसको सामंती स्वामी कहा जाता था, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है सामंत वे बड़े भूस्वामी थे जो राजा के अधीन क्षेत्र का प्रशासन संभालते थे और कर वसूलते थे। युद्ध की स्थिति में वे राजा को अपनी निजी सेना भेजकर सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर में पुरुष और महिला में क्या अंतर था? 2001 से 2011 के बीच में जो साक्षरता दर था वो कम हो गया था, क्योंकि 2001 में बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा अंतर था पुरुष में और महिला में, और 2011 आते आते महिला की मतलब साक्षरता बढ़ोतरी हुई, ठीक है, जिसमें काफ़ी कम हो गया था अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने विषयों को कितने विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके द्वैध शासन की शुरुआत किए गए थे? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है, द्वैध शासन इसी के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक समान निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण उल्लेखित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है अनुच्छेद 87। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो जो पूछा गया है वही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, वामित साहित्यिक कृति इरनियार अपोरुल किस शताब्दी की है? तो ये जो मलयालम एक पुस्तक है वही 8वीं शताब्दी का है, ठीक है। यह प्राचीन मलयालम को नहीं तमिल साहित्य है, और तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ पर नकलीरर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध भाष्य 8वीं शताब्दी ईस्वी के कालखंड का माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य के कई शक्ति स्टेशनों को कामकाज की बुरी तरह से बाधित किया था? तो ये था हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड आ गया था जुलाई 2023 में। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की बाढ़ के कारण कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे लारजी प्रोजेक्ट ठप हो गए थे। उसके बाद तो बाढ़ के साथ आई भारी सील गाद ने बिजली उत्पादन करने में टरबाइन को जाम कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अनुमोदित ELI योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत एक महीने का वेतन कितने तक मिलेगा? तो ये जो था 15,000 मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण का 93वां राज्य सदस्य बना है? तो ये तुवालू बना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? ये संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति नहीं संभालते, क्योंकि ये जो संभालते हैं ये गृह मंत्री संभालते हैं, ठीक है। आमतौर पर इसको गृह मंत्री संभालते हैं। शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल डैश है, ठीक है। शुक्र के वायुमंडल में जो मौजूद अम्ल है वो H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर
विक्षेपित करता है। ये जो करता है उसको कोरियोसिस बल कहते हैं, ठीक है, कोरियोसिस बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस किस द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चला है? तो ये अंडमान निकोबार में, ठीक है, बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स पूर्वोत्तर जिले 2023 से 24 में मिजोरम के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मान्यता दी गई है? तो आइजोल को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के लागू होने से पहले पाकिस्तान से आकर भारत में बसे व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 6 कहता है कि अनुच्छेद 6 उन लोगों को नागरिकता के अधिकारों की बात करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 5 के तहत मूल निवासियों की नागरिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी अनुच्छेद 6 की तरह कहा गया था, जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामानुजन के श्री वैष्णव परंपरा में निम्नलिखित में से किस प्रमुख अनुयायियों ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उद्देश्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो निभाए थे वो रामानंदाचार्य, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है रामानंदाचार्य, ये निभाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? तो ये प्रोटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु पर्णहरित की प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करते हैं? ये मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने शहरीकरण पद्धति की 2025 में किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने शहरीकरण पद्धति की डिग्री का उपयोग करके विश्व शहरीकरण संभावना रिपोर्ट जारी की? तो इसका जो सही ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, जिसको यूएनडेसा कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो लचीले परतों को एक साथ प्रेस करके किस प्रकार की टच स्क्रीन काम करती है जिससे यह नाखून या प्लास्टिक स्टाइल जैसी अचालकीय वस्तु से इनपुट को डिटेक्ट कर सकती है? तो इसका जो टच होता है वो रेजिस्टेटिव टच होता है, ठीक है, रेजिस्टेटिव टच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद की त्रिस्तरीय संरचना को सटीक रूप से निरूपित करता है? इसका सही ऑप्शन है वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।